नमस्कार। खास खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रभात। मोदी सरकार को 8 साल होने वाले हैं और इन मोदी सरकार के 8 साल के सफर की अगर बात करें तो बीजेपी इसे एक ऐतिहासिक क्षण के तौर पर देखती है। उनका कहना है कि ये सफर ऐतिहासिक रहा है। कई ऐसे मुकाम भारत ने हासिल किए हैं जो मोदी सरकार को, बीजेपी को एक अलग ऊंचाइयों तक लेके जाते हैं। देश ने भी काफी तरक्की की है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी एक पहचान बनी है, विश्व गुरु देश बना है। ये पक्ष का कहना है, यानी कि बीजेपी का। वहीं विपक्ष का ये कहना है कि ये किसी भी तरह से कोई बेमिसाल नहीं कहे जा सकते। इस 8 साल के सफर को बेमिसाल की जगह इसमें कई सवाल खड़े होते हैं। कौन से ऐसे सवाल हैं? कुछ खास सवालों की बात करें तो बेरोजगारी को लेकर, महंगाई दर को लेकर, इसके अलावा 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो वादा किया गया था, नौकरियों का जो वादा किया गया था, वो वादा कहां चला गया, ये सभी विपक्ष के आरोप है। फिलहाल हमारे साथ इस खास विषय पर चर्चा करने के लिए कुछ पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। कांग्रेस प्रतिनिधि के तौर पर डॉक्टर अरुण शर्मा जी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा हैं और बीजेपी प्रतिनिधि के तौर पर हमारे साथ मदन प्रजापति जी इस चर्चा में जुड़े हुए हैं और वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा जी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा हैं। सबसे पहले डॉक्टर अरुण शर्मा जी हैं, उनसे इसलिए सवाल करना लाजमी है क्योंकि 8 साल के सफर को बेमिसाल की जगह कई सवाल खड़े करते हुए कांग्रेस नजर आ रही है। अरुण जी, क्या समीक्षा आप इस 8 साल की, अगर कुछ शब्दों में पहली अगर प्रतिक्रिया में आप इससे इस पर लेना चाहूं तो क्या कमियां आपको नजर आई? और अगर कांग्रेस के 70 सालों से बीजेपी तुलना करती है तो कांग्रेस खुद भी इन 70 सालों से अगर 8 साल की तुलना करती है तो आपको क्या परिणाम निकलकर सामने आता है? बीजेपी को ये जान के शायद अच्छा नहीं लगेगा जो मुझे कहना है और देश के काफी लोगों को भी कहना है। ये पिछले 8 साल में डिसअपॉइंटमेंट्स ज्यादा हैं बजाय अचीवमेंट्स के। हाँ, एक क्रेडिट मैं इस सरकार को जरूर देना चाहता हूँ कि इनकी जो विफलताएं हैं उनको सफलता में कन्वर्ट करके दिखा पाने की क्षमता अभूतपूर्व है। शानदार कैपेसिटी है इनमें। वो चाहे सोशल मीडिया के जरिए या जैसे भी मीडिया मैनेजमेंट है, इसके बहुत सारे उदाहरण हैं जहां काफी निराशाजनक इनका प्रदर्शन था, पर उसको भी ये दिखा पाते हैं कि देखिए कितना बढ़िया हमने किया। अगर इसमें आपको उदाहरण की जरूरत है तो एक तो जो कोविड का इनने मिसमैनेजमेंट किया उन क्रूशियल पहली और दूसरी वेव के दौरान, वो बहुत दर्दनाक था। भारत ने काफी अपने नागरिकों को खोया, स्थिति बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल थी। मैंने किसी प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जियों को फील्ड में नहीं देखा इतने संकट में भी कि अस्पतालों की ऑक्सीजन की सप्लाई का कुछ इंतजाम करते हुए देखे जाएं, बल्कि 10-15 दिन आपको याद होगा बिल्कुल पटल से गायब से ही हो गए थे वो। और उन दिनों जो ऑक्सीजन की कमी, वैक्सीनेशन के ऑर्डर देने में जो अक्षम्य विलंब किया गया, क्योंकि 5 चुनावों में 5 राज्यों के चुनावों में ये लोग बिजी थे, तो प्राथमिकताएं इनकी हमेशा उलट सुलट रही हैं। आज भी जब देश की प्राथमिकता महंगाई है, महंगाई की कमर तोड़ महंगाई है, आम जनता बिल्कुल त्रस्त है और बेरोजगारी पिछले 40 सालों के उच्चतम पैमाने पर है। दुनिया भर की जो स्टडीज हैं उसमें हम पिछड़ते जा रहे हैं, वो चाहे हंगर इंडेक्स हो भुखमरी की, जिसमें अब हमारा देश का नंबर 105 है, या प्रेस फ्रीडम में अभी एक लिस्ट निकली है, उसमें हम 150वें नंबर पे। हमारी कंपनी में जो देश हैं वो ईरान है, अफगानिस्तान है, इस टाइप के कंट्रीज की कंपनी में है हम प्रेस फ्रीडम के सिलसिले में। ऐसी मैं आपको 10 एग्जाम्पल दे देंगे जब आप डिबेट में आगे चलेंगे। ठीक है। काफी निराशाजनक प्रदर्शन था और इसमें दिखावा ज्यादा है, बहुत ज्यादा है दिखावा, और जनता अब धीरे धीरे समझने लगी है कि जो बेसिक प्राथमिकताएं हैं इस देश की, उनको टोटली इग्नोर किया जा रहा है। आज जब आर्थिक स्थिति हमारी काफी हिली हुई लगती है, आरबीआई को भी
रेपो रेट बढ़ानी पड़ती है। उनका रिजर्व मनी भी गवर्नमेंट 2 बार ले चुकी है, जो आरबीआई का एक रिजर्व इमरजेंसी फंड होता है। ऐसी स्थिति में भी अगर ताजमहल की जमीन नीचे से खिसकाने की बात हो या 1200 साल पुराने विवादों को दोबारा से जगाने की बात हो, ये किसी भी विकासशील देश की प्राथमिकता ही नहीं हो सकती डॉक्टर प्रभा। चलिए विकास मदन जी से मैं तो जवाब ले लेता हूं। आपकी बातों को मदन जी ने भी सुना। मदन जी आपने सुना, ये बात सही है कि जो मोदी सरकार ने जो पहला जब दौर उनका शुरू हुआ था उससे पहले जो उनके नारे थे वो सारे नारे विकास को लेकर थे। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार पेट्रोल को लेकर और गैस सिलेंडर को लेकर जिस तरह के प्रदर्शन हुए थे जब विपक्ष में बीजेपी हुआ करती थी, वो प्रदर्शन अभी लोगों को याद आते हैं। इसके अलावा करोड़ों नौकरियां देने का वादा किया गया था, वो लाखों के अंक में भी नहीं पहुंच पाई। हो सकता है कि कोरोना काल को लेकर इन आंकड़ों को आप जस्टिफाई करने की कोशिश करें, लेकिन फिर भी कोरोना काल में बाकी दूसरे देशों ने जिस तरह से रिकवर किया और अपनी स्थिति को सुधारा, उस नाते बीजेपी पर अगर अंगुली उठाई जाती है विपक्ष की तरफ से तो कहां गलत है? नहीं प्रभात जी, ये सारी बातें जो अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने बोली है, वो इनकी जो नाकामियां हैं उसको दबाने के लिए भारतीय जनता पार्टी पे लगाई है। लेकिन मैं आपको जो सारी चीजें, मैं आपके सवालों का जवाब भी दे दूं, इनका भी देता हूं। बात ऐसी है, जब 2014 में हमने शासन संभाला देश का, तो उस टाइम पे आपने देखा होगा भ्रष्टाचार, कांग्रेस और यूपीए सरकार पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार में लुप्त थी। आज 8 साल हो गई, 8 साल में मोदी जी की सरकार पे एक भी भ्रष्टाचार का आरोप हमारे विरोधी भी नहीं लगा पाए। ये पहला उपलब्धि मैं आपको बताता हूं। भारत एक सुदृढ़, समृद्ध एवं शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में विश्व पटल पे उभर के आया है, ये दूसरी उपलब्धि है। ये जैसा कि कह रहे थे, चाहता हूं कि वो कहां किस चीज में, देखिए महंगाई के आंकड़ों में हम सारे इंडेक्स की बात करें तो आप किन आंकड़ों को सामने रखते हुए ये कह रहे हैं कि विश्वगुरु के तौर पर सुदृढ़ होकर सामने आया है? कौन से आंकड़े हैं? प्रभात जी, मैं सारी चीजों पे आपको जवाब दूंगा, पेट्रोल भी बताऊंगा, जो जो इन्होंने पूछा है मैं सब पे बताऊंगा। विश्व पटल पे आप अगर आज देखेंगे तो भारत की छवि किस तरीके से हो रही है। क्वाड बन रहा है, क्वाड बनने के बाद में मोदी जी उसको लीड कर रहे हैं। इसी तरीके से रूस और यूक्रेन के युद्ध में आपने देखा होगा। प्रभात जी, से बड़ी बात क्या होगी कि भारत का झंडा लगा के और वहां के लोगों को पार करवा दिया जाता है। आपको पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं पड़ी है। दोनों देश युद्ध रोक देते हैं भारत के विद्यार्थियों को, नागरिकों को निकालने के लिए। इससे बड़ी ताकत मैं नहीं बता सकता। दूसरी चीज इन्होंने कहा कोविड मैनेजमेंट। अभी जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कोविड मैनेजमेंट, आपने देखा होगा कोविड मैनेजमेंट किस तरीके से हुआ। कोविड के अंदर कितना राशन फ्री दिया गया, किस तरीके से ये वैश्विक महामारी थी जिसके बारे में सोच नहीं सकते थे, और क्या होगा इसका जो बढ़ने का तरीका था वो आप सब जानते किस तरीके से बढ़ रहा था। उसके बावजूद भी हमने लॉकडाउन लगाने के बाद में लोगों को राहत दी। और कांग्रेस ने क्या किया, जब इनको लगा कि ये लॉकडाउन सक्सेसफुल हो रहा है तो इनके नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने अफरा तफरी मचवा दी, अराजकता का माहौल बनाने की कोशिश करी, लोगों को उकसाने के और रोड पे लाने की कोशिश इन्होंने करी। वो आप ही भारत की जनता ने, देश की जनता ने देखा है। इसी तरीके से इन्होंने बात करी है कि योजनाएं 8 साल में किस तरीके की योजनाएं हैं। मैं अगर बताने लगूंगा ना तो 100 से ऊपर योजनाएं हैं जिसका लाभ जनता को मिला है। ये जो गरीब कल्याण की योजना है, श्रमिकों के लिए योजना है, शिक्षा के क्षेत्र में योजना है, विद्यार्थियों के लिए योजना है, युवाओं के लिए योजना है, अध्यापकों के लिए योजना है, उद्यमियों के लिए योजना है, व्यापारियों के लिए योजना है, किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड और किसानों के लिए योजनाएं हैं। ऐसी 100 से अधिक योजनाएं हैं जिसमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना भी। मैं आपकी बात को मानता हूं, मैं सारी बातें आपकी मानता हूं, बहुत सारी योजनाएं रही हैं। अगर मान लीजिए इन बातों को मैं तो मान लेता हूं, लेकिन आंकड़े इन बातों की सच्चाई को भी सामने लेकर आते हैं। अगर ये सारी योजनाएं सफल रही हैं या फिर वास्तव में जमीन पर ये उतरी हैं, तो फिर बेरोजगारी का आंकड़ा क्यों बढ़ा है? हंगर इंडेक्स में हम क्यों पिछड़ते जा रहे हैं? महंगाई दर क्यों बढ़ रही है? रिजर्व बैंक का जो रिजर्व मनी होता है, इमरजेंसी फंड होता है, उसको 2-2 बार क्यों लिया गया? जीएसटी का पैसा अभी तक राज्यों को क्यों नहीं दिया गया है? पेट्रोल डीजल अभी तक क्यों महंगे होते जा रहे हैं? रसोई गैस का सिलेंडर उज्ज्वला योजना में दिया गया था लोगों को, लेकिन अब वो वापस खरीद की क्षमता में नहीं पहुंच पा रहा है। ये अगर आप जो चीजें योजनाओं की बात करें तो फिर ये फिगर्स में दिखे तो सही कहीं। मैं आपको एक एक चीज का जवाब दे देता हूं प्रभात जी। इसमें आपने कहा पेट्रोल के दाम की अगर मैं बात करूं आपसे, सबसे पहले अपन पेट्रोल ले लेते हैं। पेट्रोल के दाम की बात करूं, 2004 के अंदर यूपीए सरकार आई थी, पेट्रोल का दाम था 30 रुपए लीटर। और जब यूपीए सरकार 2014 साल में भी, मैं क्रूड ऑयल की राष्ट्रीय बाजार की अगर बात करते हैं तो सारी बता रहा हूं आपको, क्रूड ऑयल भी बता रहा हूं, 80 रुपए लीटर पेट्रोल था।
और उसके बाद भी सब्सिडी देने के बावजूद 80 रुपए लीटर का पेट्रोल था। सब्सिडी सरकार ने, भारत सरकार सब्सिडी देके 80 रुपए लीटर पेट्रोल था। कितना प्रतिशत दाम बढ़ाया इन्होंने, कितना आप देखेंगे कितना प्रतिशत दाम बढ़ा है, 150 से ऊपर प्रतिशत दाम का बढ़ा है। 2014 से लेके आज हम लोग अगर 110 रुपए लीटर पेट्रोल है, 115 रुपए लीटर पेट्रोल है, कितना प्रतिशत दाम बढ़ाया हमने, 30% का दाम बढ़ा है हमारी सरकार ने। और वो भी जब हम सब्सिडी नहीं दे रहे हैं। इन्होंने 1,44,000 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे, ऑयल कंपनियों को दे दिए इन्होंने फ्री में। और उसके बाद में उसका ब्याज हम 40 करोड़ अडानी अंबानी की बात करते हैं, उनका ब्याज कौन भर रहा है? उसका ब्याज भरने के बाद भी हम लोग पेट्रोल की कीमत को स्थिर कर रखा है। और उसके बाद पेट्रोल की बात करते हैं, अगर राजस्थान सरकार वेट की बात करें, आपको करेक्ट करता हूं आपको। आप ये जो कह रहे हैं ना बॉन्ड की, आप पेट्रोलियम बॉन्ड की जो बात कह रहे हैं, उस बॉन्ड का पैसा इतना नहीं है। उसको अगर आप आंकड़ों में अगर देखते हैं ना, तो जितना पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने के बाद पैसा कमाया गया है, उसका बहुत कम प्रतिशत में वो आंकड़ा आता है जो कि बॉन्ड का आता है। बाकी फिर पैसे को जनता के फायदे के लिए 44,000 करोड़, 6% की रेट ऑफ इंटरेस्ट, 7% की रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर। आप प्रभात जी, आप देखिए किस रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसमें सरकार की क्या भूमिका रही है उसको देखना पड़ेगा। 7%, 6% की रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 1,44,000 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे गए। अब आप उसका भी निकल लीजिए। दूसरा, आप ये कह रहे हैं कि लाभ मिला नहीं है जनता को। मैं एक एक आंकड़ा आपको बता सकता हूं, कौन सी योजना में कितना लाभ मिला। एक सरकार का हमारे को के नाते, एक बार श्याम जी से भी मैं प्रतिक्रिया लेता हूं आपकी बात को, 10 सेकंड में पूरा करेंगे। अभी आप जो आंकड़े बता रहे हैं, उन आंकड़ों को लेकर मेरे सवाल है, उन आंकड़ों को जोड़कर जी। बेरोजगारी, मैं लास्ट बात कह लूं, बेरोजगारी सिर्फ एक ही चीज में बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है कांग्रेस की, और बेरोजगार हुए कांग्रेस के राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी। इसके अलावा कुछ भी नहीं है इनके पास में करने के लिए। ठीक है, श्याम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्याम जी, आपने कांग्रेस को सुना, बीजेपी को सुना, कांग्रेस के आरोप, बीजेपी का किस तरह से बचाव है वो भी आपने सुना। इसका विश्लेषण जो है वो क्या कहता है? आपका विश्लेषण इन दोनों के दावों और वादों को लेकर, या जो भी ये आंकड़े सामने रख रहे हैं, या जो बातें सामने रखे हैं बिना आंकड़ों के भी, आरोप और प्रत्यारोप कितना तो बेमिसाल और कितने सवाल, आपकी समीक्षा क्या कहती है 8 साल को लेकर? देखिए प्रभात जी, निश्चित रूप से सरकार के 26 मई को 2 साल और 8 साल पूरे होने की स्थिति आ रही, क्योंकि 2014-20 को इन्होंने चार्ज लिया था, सरकार बनी थी। ये तो कहेंगे बेमिसाल, क्योंकि जो भी सरकार होती है वो तो अपने हिसाब से अपने योजनाओं को जनता के भलाई के लिए बताती बनाना भी चाहिए, क्योंकि केंद्र सरकार है उनकी। और ऐसी स्थिति देखिएगा कि अपने यहाँ पर भाजपा ने राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक की थी, आपको पता है। उन्होंने यहाँ पर आके कहा था कि हम अपनी सरकार की उपलब्धियों को लोगों तक ले जाने के लिए एक पखवाड़ा बनाएंगे और हम जनता तक पहुंचाएंगे। तो ये तो बात निश्चित है कि सरकार की जो उपलब्धियां हैं जनता तक पहुंच नहीं पाई है। ये तो इन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय स्तर पर जो बैठक हुई थी उसमें स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि यदि हम वहां तक नहीं पहुंचा पा रहे, उसी का परिणाम है कि हम पर आरोप लगते हैं। ये भी बात सही है कि कोविड में हमारी आर्थिक स्थिति कमजोर हुई, खराब हुई, ये बात सही है। तो इन्होंने कहा कि हमने गरीबों को 80 करोड़ को निःशुल्क 5 किलो गेहूं और 1 किलो दाल दे दी, बाकी तो उनको जरूरत नहीं थी। नवंबर तक दिया उन्होंने कहा नवंबर तक देने की बात हुई थी, दिया, वो तो है गरीबों को। लेकिन हमारे जब नोटबंदी का बात हुई, नोटबंदी ये कह करके कही गई थी कि हमारे देश में इससे आतंकवाद की गतिविधियां कम होगी और हम सब कुछ सुधर जाएंगे। लेकिन आप ये नोटों को छपवाने में 55 हजार करोड़ का खर्चा हो गया, उसका कोई अर्थ नहीं निकला। आपने देखा कि ब्लैक मनी आज भी मार्केट में है, आतंकवादी गतिविधियां आज भी बढ़ रही है, रोक नहीं पाए। ब्लैक मनी की बात कर रही थी, ज्यादा वापस भी आ गई। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आपने क्या करा कि आपने 1000 और 500 के नोट पर प्रतिबंध लगाया और आपने 2000 रुपए का नोट शुरू कर दिया, तो वही खत्म हो गया आपका पॉलिसी जो था कि आपने जो नोटबंदी करने का जो आपने वादा किया था और जिस प्रकार से जनता को कहा था सब कुछ सुधर जाएगा। कि 2000 का नोट क्यों जारी किया गया ये भी पता है कि आपकी करेंसी आउट हो गई और आप उस हिसाब से उसको छाप नहीं पाए, तो आपको 2000 रुपए का नोट चलाना पड़ा। तो आपने 1000 रुपए का नोट बंद इसलिए किया था कि ब्लैक मनी खत्म हो जाएगी। 2000 रुपए का नोट लाके तो आपने अपनी नोटबंदी को जो उपलब्धि मान रहे थे, अब वो नहीं कहते हैं कि नोटबंदी हमारी उपलब्धि है। इसे देखिए, कोरोना के कारण हमारी जीएसटी में कमी आई, निश्चित आई, मानना चाहिए सबको, जो स्थिति हमारे देश की बनी। लेकिन आप देखिएगा इन्होंने अब मैं बीजेपी के प्रवक्ताओं को पता नहीं आज अध्ययन करके नहीं आए, 8 योजनाओं का ये प्रचार प्रसार करते हैं
जिसके माध्यम से कहते हैं कि हमने तो अपनी ऐसी चीज दी है लोगों को जिससे कि उनका तकदीर बदल गई है, देश का विकास बढ़ गया है। तो उसमें सबसे पहले देखिए पीएम गरीब कल्याण योजना है, उसमें उसमें उसके अलावा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि बोले नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी उपलब्धि तो यही है कि किसानों को हमने 6-6 हजार रुपए दे दिए कि कम से कम हमने तो दिया आपको। उसके आयुष्मान भारत, ये अब नहीं बोल पा रहे, पता नहीं आयुष्मान भारत कह रहे हैं कि 10 करोड़ लोगों को हमने बोल रहा हूँ जी। अरे सुन तो कीजिए, तो आप तो उपलब्धि बता ही नहीं पाए, आपको बताना चाहिए, आप कब उपलब्धि बताओगे? वो आरोप लगा उन्होंने श्याम जी, मैं तो खुद बता रहा हूँ ना, आप भी बता रहे हो तो मैं बता रहा हूँ ना, आप भूल रहे हो तो मैं आपको याद दिला रहा हूँ। आप स्वीकार, तो मैं तो स्वीकार कर लेना, मैंने तो नहीं कहा आपको, आपकी बारी में आपको बोलना चाहिए था, आप चूक गए, पहली बार में 3 बार था। देखिए आप उसके प्रधानमंत्री आवास योजना, ये कहते हैं बड़ी उपलब्धि है, ये बात तो सही है कि गरीबों को मिले आवास, उसको मानना चाहिए कुछ तो। उज्ज्वला योजना में 200 रुपए अनुदान देने की बात अभी की है प्रधानमंत्री जी ने, कहा कि बहुत रेट बढ़ गई तो हम उन गरीब महिलाओं को 200 रुपए का अनुदान देंगे, ये बात भी कही है। इसके अलावा देखिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसमें मैंने कहा कि 80 करोड़ लोगों को इन्होंने ये दिया था, और प्रधानमंत्री जन धन योजना, बीमा योजना, ये उपलब्धियां हैं, लेकिन ये लोग अभी तक डिलीवर करने में दिक्कत हो रही है। डिलीवर भाजपा के कार्यकर्ता लोगों तक पहुंचा पाने में सक्षम नहीं हो पा रहे। उसका परिणाम है कि आप बार बार कह रहे हैं राष्ट्रीय पदाधिकारी कि देखिए जागिए उठिए, पन्ना प्रमुख बनाने का कारण ये हो रहा है कि पन्ना प्रमुख हमको वोट भी दिलाओ और हमारी बातों को लोगों तक पहुंचाओ, वो नहीं हो पा रहा, क्योंकि संगठन इवेंट के अनुसार शुरू हो गया है। पहले संगठन की तरह से चलता था, अब आप देखिए चुनाव में जो इवेंट चलता है ना, अब देखिएगा जिस तरह से सरकार में उपलब्धियों को गिनाने के लिए कार्यकर्ताओं को सड़कों पे सब कुछ आना चाहिए, नहीं आ पा रहे, तो प्रधानमंत्री जी को अभी पेट्रोल डीजल में कमी की है। उसका कारण है कि हम लोगों तक जाएंगे तो कहेंगे क्या लोगों को कि हमने इतना बढ़ा दिया, आप कहेंगे नहीं हमने तो कम किया, कुछ तो कम किया, जो कुछ किया कम तो किया। आप देखिएगा उन्होंने देखिए चीनी पर प्रतिबंध लगाया, विदेश जाने पर अभी लगाया है, क्योंकि चीनी के जब रेट बढ़ने लगे बढ़ाए। ऑयल आयात करने पर हमने निःशुल्क दे दिया, वहां पर कोई टैक्स नहीं लगेगा जो आयात करेंगे, जिससे कि वेजिटेबल के जो तेल के भाव बढ़ गए उस पर कंट्रोल किस किया जाए। ये सारी चीजें लाए इसलिए हैं कि हम सरकार की जब 8 साल की उपलब्धियां पूरी करेंगे और हम जनता के बीच में जाएंगे तो बताएंगे प्रधानमंत्री जी ने इतने वो सब कुछ किया आपके लिए, जिससे कि महंगाई कम हो जाए, ये सब कुछ हो जाए। महंगाई बढ़ गई, ये मानेंगे इसका? देखिए जो आरोप कांग्रेस लगा रही है कि महंगाई बढ़ी है, और कांग्रेस कहती है हम अगर इतना प्रदर्शन नहीं करते तो सारी चीजें नहीं होती। कांग्रेस अपने तरीके से अपनी बात कहना चाहती है, और केंद्र सरकार, क्योंकि लोगों के बीच जाने के लिए कुछ बातें चाहिए, कार्यकर्ता कुछ लोगों को कहे तो सही कि प्रधानमंत्री जी ने कम कर दिया। अब देखो वेट के अंदर जिस प्रकार की बात आ रही थी, अभी केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा है कि हमने वो वाला हिस्सा कम नहीं किया जिससे कि राज्य सरकार जो टैक्स देती है उसमें, तो अब वो बात है। अगर ये स्पष्ट है तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो आरोप लगाया वो निराधार हो जाएगा आरोप। तो ये बात सही है कि अगर इन चीजों को पहले दिन से क्यों नहीं भाजपा तरीके से अपने कार्यकर्ताओं को, अपने पदाधिकारियों को बता नहीं पाती है कि हमने ये छूट दे दी, इससे ये होने वाला है। तो इस प्रकार से ये सारी चीजें, ये है सही बात है कि सरकार जब कर रही है तो वो सब कहेगी, तो कहेगी इसलिए कि आप कल इनके हो जाएंगे, क्योंकि 26 मई 2014 को हम इन्होंने नया चार्ज संभाला था, और आज 8 साल का जो जश्न मनाएंगे। अब जश्न मनाने के लिए जिस प्रकार की स्टडी कार्यकर्ताओं को होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है, इसलिए राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने चिंता व्यक्त की कि भाई प्रदेश के लोग चेतो, जिले के स्तर के लोग चेतो, नहीं तो फिर हम चुनाव आएंगे तो हम क्या कहेंगे, 10 राज्यों के चुनाव होना है तो हमको मुकाबला भी करना है, और मुकाबला इस प्रकार से करना है, नहीं तो फिर मैं एक अरुण जी आपसे मेरा सवाल, एक मजबूत विपक्ष होना जरूरी है, और इस मजबूत विपक्ष को खड़ा करने में कांग्रेस उस भूमिका में नहीं आ पाई, ये तो मेरे ख्याल से स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि महागठबंधन तैयार किया गया वो भी काम नहीं किया। विपक्ष के तौर पर राहुल गांधी को नेतृत्व सौंपा गया, उन्होंने कांग्रेस की कमान संभाली, लेकिन उसके बाद उनको इस्तीफा देना पड़ा। चिंतन शिविर कांग्रेस को आयोजित करना पड़ गया 3 दिन का, लेकिन उसके बावजूद जाखड़ गए, उसके बाद हार्दिक पटेल गए, और फिर अब सिब्बल चले गए हैं सपा में, राज्यसभा सदस्य के तौर पर अपनी उम्मीदवारी उन्होंने वहां से जताई है। तो आपको नहीं लगता कि अगर कांग्रेस बीजेपी ने अगर कोई काम ही नहीं किया है 8 साल में, और अगर काम किए हैं
तो वो जाहिर कर रहे हैं और नहीं किए हैं, तो विपक्ष के तौर पर उन नाकामियों को आप सामने रख नहीं पाए। ये विपक्ष की नाकामी ऐसा 8 साल में रही है। देखो प्रभात, आज का टॉपिक तो 8 साल मोदी जी की सरकार के हैं, उस पे रहे तो अच्छा है, वरना एक ठीक ठाक साइज की किताब में लिख सकता हूँ 2014 और 2019 में हम इतनी कम संख्या में क्यों आए, और मुझे पक्का पता है और लोग भी लिख रहे होंगे, क्योंकि ये सब्जेक्ट पूरे देश के लिए चिंता का विषय भी है। कांग्रेस के दुर्दिनों पर हंसना कोई राष्ट्रीय अचीवमेंट नहीं है, बल्कि एक चिंता का विषय है। अगर विपक्ष बहुत कमजोर हो जाता है तो प्रजातंत्र सही लग पा रहा है कि विपक्ष कहीं कमजोर है, ये भी तो एक सवाल उठता है ना। मैं यही कह रहा हूँ, 8 साल की अगर नाकामियां आप गिना रहे हैं और जनता तक वो नहीं पहुंच पा रही है, इसका मतलब विपक्ष मजबूत नहीं रहा, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। देखिए प्रभात, जितनी शक्ति हमें जनता ने दी, पहले हमारे शायद 40s में एमपी थे, अभी हम 52 हैं, हमने यथाशक्ति कोशिश की है पिछले 8 सालों में कि जो देश के असली मुद्दे हैं उन पे चुनाव लड़े जाएं, असली मुद्दों को सामने लाया जाए, जनता के दर्द को उजागर किया जाए। ये सारे प्रयास हमारे लगातार हमने किए हैं। जरूर जो आपका इशारा है, संगठन में भी हमारे कुछ कमजोरियां रही होंगी जिन पे हम अब लगातार सुधार की तरफ बढ़ रहे हैं, और 2024 में इनको ठीक ठाक चुनौती मिलेगी कांग्रेस की तरफ से, मुझे कोई शक नहीं है। बात अपन मोदी जी की परफॉर्मेंस की कर रहे हैं। देखिए, अभी मेरे दोस्त बीजेपी के कह रहे थे कि कांग्रेस 2014 से पहले कांग्रेस भ्रष्टाचार में लिप्त थी, यूपीए भ्रष्टाचार में लिप्त थी। वो भी एक गजब का प्रोपेगेंडा था। 8 साल बाद प्रभात जी, कितने लोगों को इनने जेल के अंदर कर दिया। इन्होंने वादा किया था कि भ्रष्टाचारियों को हम जेल में डालेंगे, चुनाव सुधार करेंगे, किसी भी आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों को टिकट नहीं देंगे। आप जरा सर्वे करा लीजिए बीजेपी में कितने एमएलए एमपी पे केसेस चल रहे हैं, नंबर 1। दूसरा, भ्रष्टाचार कोई साबित नहीं हुआ आज तक, बल्कि उल्टा वो जो 2G 3G की मजाक बना के जीजा जी करके ने जो प्रोपेगेंडा किया था, 2G का बाद में पता चला ऐसा कोई हुआ ही नहीं है, खोटा बिल्कुल टोटल काल्पनिक था, और ये कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है, नहीं हुआ है। वो एक माहौल बनाया गया था और सफल रहा, उस पर हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। फिर इनका एक प्रमुख वादा था काला धन। भाइयों और बहनों, मैं 100 दिन में देश का सारा काला धन जो विदेशों में जमा है ले आऊंगा। मजाक तो उस हद तक थी कि हर भारतीय नागरिक को 15-20 लाख रुपए मिल सकते हैं, इतना काला धन जमा है वहां, और मैं 100 दिन में ले आऊंगा। आप प्रोग्रेस पूछ लीजिए इनसे। काला धन दुगनी शक्ति से बढ़ा है इस 8 साल में। तीसरा, किसान की कमाई दुगनी हो जाएगी। हम उस साल में जी रहे हैं आजकल। 2022 तक किसान की कमाई दुगनी होगी, ये वादा था जो करीब इनने टेक्निकली 2017 में किया। समय कम है, आपकी बातों पर प्रतिक्रिया ले लेता हूं मैं। समय कम है, आपकी बातों पर प्रतिक्रिया ले लेता हूं मदन जी की, समय बहुत कम बचा है सर। बहुत लंबी लिस्ट है, टोटल वादों के खिलाफ गए हैं। राम मंदिर का क्रेडिट लेना चाहते हैं, राम मंदिर हो गया है, बस इनका क्या क्रेडिट है? अगर कोर्ट का फैसला मान के राम मंदिर बनना था तो इनने क्या तीरंदाजी की? मदन जी इनके सवालों के साथ मेरे एक सवाल जोड़ रहा हूं सिर्फ मैं। देखिए, मैं एक सवाल जोड़ रहा हूं। डॉलर की जो रेट है ना, या हम विश्व गुरु की बात करते हैं, लेकिन विश्व शक्ति की जब बात आती है तो वहां की जो इकोनॉमी में जो रुपए की या वहां की जो करेंसी है ना, उसकी ताकत कितनी है पूरी दुनिया में, उसको मापा जाता है। वो एक पैमाना होता है। हमारे डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत कहां पहुंच गई है वो देखा आपने। इंपोर्ट की जगह एक्सपोर्ट की जगह इंपोर्ट बढ़ गया, वो भी आपने देखा। और विदेशी मुद्रा भंडार जो हमारा था वो भी पहले से काफी कम हो गया है। बाकी जो अरुण जी के सवाल थे, उनके साथ मेरे इन 3 सवालों का जवाब भी आपसे चाहूंगा। समय कम है, 2 मिनट में आपसे चाहूंगा जवाब।
प्रभात जी स्थिति ऐसी है, आज वैश्विक महामारी के बाद में वैश्विक जो गतिविधियां जिस तरीके से हो रही है और विश्व जिस तरीके से मंदी के दौर से गुजर रहा है, उसमें अकेला भारत ही नहीं है, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था फिर भी आज सारे विशेषज्ञ ये कहते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था उसके बावजूद भी बहुत मजबूत है। तीनों सवालों का जवाब मैं आपका इसके अंदर दे सकता हूँ। ये बात की तीसरी बात, दूसरी बात यह है कि श्याम सुंदर जी, पहले मैं श्याम सुंदर जी की बात करूं। श्याम सुंदर जी एक ऐसा लगता है जैसे पूर्ण रूप से कांग्रेस के प्रवक्ता बन गए आजकल, लेकिन इन्होंने जितनी बातें कही है, इन्होंने आपकी अच्छाइयां गिनाई थी, आपकी योजनाएं गिनाई थी इन्होंने, तो आगे बढ़ के आप कैसे कह सकते हैं? कांग्रेस पेट्रोल, हाँ बिल्कुल, पेट्रोल की जो बात की है इन्होंने पेट्रोल की बात की है, लेकिन पेट्रोल में इन्होंने ये कहा कि मोदी जी ने कम कर दिया, चलो बचाने के लिए, जनता को दिखाने के लिए, लेकिन इन्होंने ये नहीं कहा कि 31 रुपए पूरे देश में दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा वेट राजस्थान में वसूला जाता है। 1 रुपया आज की डेट में अशोक गहलोत जी ने कम नहीं किया पेट्रोल के अंदर, 31 रुपए का वेट है, जबकि सब राज्यों के अंदर 25 रुपए वेट लेते हैं। ये इनके पेट्रोल की बात हुई। श्याम सुंदर जी ने और भी कई बातें कही है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, मैं इनकी बात कर देता हूं। जैसे अरुण जी ने पहले भी कहा था कि जो है प्रेस की मीडिया के ऊपर स्वतंत्रता का आरोप लगाया। कौन बात कर रहे हैं? संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग की बात अरुण जी ने किया। कौन कह रहा है? अरुण जी आपको इमरजेंसी शायद आप भूल गए, और एफएम के ऊपर मीडिया की स्वतंत्रता कितने साल के होंगे, मुझे तो याद है, मैंने सुना आपको शांतिपूर्वक। अरे मैं बता रहा हूँ आपकी कौन सी बात कर रहे हो आप? इमरजेंसी भूल गए सर, और इमरजेंसी में मीडिया पे किस तरीके, और एफएम के ऊपर कौन सा रेडियो पे कौन सा गाना चलेगा एफएम पे, ये भी वहां से इंदिरा गांधी के यहाँ से तय होता था। इसलिए ये बातें, मीडिया की स्वतंत्रता की बातें मत करो। और अभी की आपको मैं अभी के वर्तमान में बता देता हूं, एक चैनल के संपादक के ऊपर किस तरीके से हाई कोर्ट के स्टे के बाद आपने पुलिस गिरफ्तारी भेज दी थी, ये भी इसी में बता दूं मदन जी, एक चीज जोड़ता हूं। आपने प्रेस की आजादी की बात की, तो उत्तर प्रदेश में एक पत्रकार वहां पर स्कूलों में बच्चों को नमक जो परोसा जाता है रोटी के साथ, उसकी अगर खबर दिखाता है तो उसके बाद उसकी गिरफ्तारी हो जाती है। ये फिर किस तरह की प्रेस की आजादी है? नहीं सर, यहाँ पे भी आप देखिए, अगर प्रभात जी आप देखेंगे, हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद, स्टे के बाद में पुलिस गिरफ्तार करने चली जाती है पत्रकार को। क्या गलती थी उसकी मीडिया के अंदर? तो ये बात नहीं करे। 356 का सबसे ज्यादा दुरुपयोग किसने किया? इतिहास उठा के देख लीजिए अरुण जी, आपको पता चल जाएगा। एक भी सरकार हमने किसी की बर्खास्त नहीं करी है। 370 का दुरुपयोग किसने किया? तो संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग, और अपने घर की जागीर समझने वाले लोग, अपने एक परिवार की जागीर संस्थाओं को समझने वाले लोग आज यहाँ बैठ के चैनल पे हमारे को। माफी चाहूंगा आपसे सर माफी चाहूंगा आपसे, चीज बहुत लंबी है, क्योंकि 8 साल का हम आधा घंटे में बहुत ज्यादा ब्यौरा पेश नहीं कर सकते, लेकिन इस सीमित समय में जो चीजें सामने आई है, समय कम है इसलिए माफी चाहूंगा आपसे, लेकिन इस 30 मिनट के समय में जो 8 साल का जो चीजें सामने आई हैं, ये तय तो लोग करेंगे, और इसका जो पैमाना है, 60 साल का पैमाना, इसका परिणाम क्या है अगले चुनाव में भी ये पता चलेगा। जनता के पास सिर्फ एक ही तरीका है, जो भी सरकारों ने काम किया है या नहीं किया है, वादे पूरे किए या नहीं किए, उनका जवाब देने का, अगले वाले चुनाव में उसका परिणाम सामने देना। तो इस परिणाम का इंतजार करना होगा। बहरहाल बीजेपी अपने 60 साल को भुनाते हुए एक और टेन्योर की बात कर सकती है, लेकिन विपक्ष अभी भी अपनी बात पर कायम है कि 8 साल में और 70 सालों के मुकाबलों की अगर उसकी तुलना करते हैं तो ये सही नहीं, लेकिन 8 साल में जितने भी वादे किए गए थे, उन वादों को छोड़कर बाकी सारी बातें की जा रही हैं। उन वादों पर अगर सत्ता पक्ष अपनी बात सामने रखे तो पूरी तरह से फेल होगा, ये विपक्ष का कहना। बहुत बहुत शुक्रिया इस खास खबर में, इस टॉपिक पर हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का, मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल खास खबरों में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।